हेलो एवरीवन। सो अपने एओडी के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने कंप्लीट किया था एंगल बिटवीन टू कर्व्स कि कैसे दो कर्व के बीच का एंगल निकालते थे, उसका डेफिनेशन क्या था। एंड विद द सेम टाइम हम लोगों ने देखा था कि ऑर्थोगोनल कर्व्स का मतलब क्या होता था। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक व्हिच इज टैंजेंट एंड नॉर्मल। इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टैंजेंट, नॉर्मल, सब टैंजेंट, सब नॉर्मल। ये दो वर्ड तो आपने सुन रखे होंगे, पर इन दो वर्ड को पहले हम समझेंगे क्या है। एंड द मोस्ट क्यूरियस थिंग इज लेंथ ऑफ टैंजेंट। टैंजेंट का मतलब क्या होता था, या फिर टैंजेंट एग्जैक्टली होता क्या था। टैंजेंट इज नथिंग बट अ लाइन। क्या किसी लाइन का आप लेंथ निकाल सकते हो? नहीं। हम लोग बोलते हैं लाइन का लेंथ हमेशा इंफिनिटी होता है, बिकॉज लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। हम जो लाइन का लेंथ डिफाइन करते हैं दैट इज लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन का कभी लेंथ नहीं होता। तो फिर यहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं कि लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल। सो यहाँ पे हम लोग लेंथ ऑफ टैंजेंट का एक नया डेफिनेशन देंगे, ठीक है, उसको समझना। और उस डेफिनेशन के बेसिस पे हम लोग कमेंट करेंगे कि ये लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है, एंड एट द सेम टाइम व्हाट डू यू मीन बाय सब टैंजेंट एंड सब नॉर्मल। ओके, इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल सा कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, कोई भी रैंडम कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सपोज करो ये मेरा एक कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नाउ जब भी हम बात करेंगे लेंथ ऑफ टैंजेंट या लेंथ ऑफ नॉर्मल का, तो ये स्टार्ट होगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, बिकॉज हर पॉइंट पे टैंजेंट और नॉर्मल डिफरेंट होता है, तो उसके लेंथ भी अलग अलग होंगे। सो लेट अस से मैंने बोला कि यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट है अपने पास x1, y1। नाउ अब पहले आप यहाँ पे ड्रॉ करो टैंजेंट। सो मैंने इस P पॉइंट पे टैंजेंट बनाया, कुछ इस तरीके से बना। ये हो गया मेरा टैंजेंट एट पॉइंट P, ठीक है। नॉर्मल, a line which touches the curve at exactly one point, ये अपना हो गया टैंजेंट। इसी P पॉइंट पे नॉर्मल बना लेते हैं। सपोज यहाँ से गया P पॉइंट पे ही परपेंडिकुलर होना चाहिए टैंजेंट के, तो ये हो गया अपना नॉर्मल। अब मैं क्या कर रहा हूँ समझना, मैं यहाँ पे जो टैंजेंट ने जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट किया, इस पॉइंट को डिनोट कर रहा हूँ T से, ठीक है। और नॉर्मल ने जहाँ पे इस आपके पास एक्स एक्सिस को कट किया, इसको डिनोट कर रहा हूँ मैं N से, ठीक है। Now, length of tangent, as per the definition of this concept क्या होता है समझना। जब किसी पॉइंट पे आप tangent बनाओगे, obviously that point should lie on the curve, तो वो tangent जिस पॉइंट पे x axis को कट करती है, वहां से लेके कर्व तक का डिस्टेंस, मतलब जो pt है, इसको मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ tangent. So for this case, this pt is nothing but length of tangent. अगेन रिपीट करता हूं, जिस पॉइंट पे आपने टैंजेंट बनाया था वो पॉइंट P था। उस टैंजेंट ने एक्स एक्सिस को जहां कट किया, कोई भी लाइन का किसी ना किसी एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगी, तो उस P पॉइंट से लेके जिस पॉइंट तक एक्स एक्सिस को कट किया, वहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाता है अपने पास, लेंथ ऑफ टैंजेंट। नाउ बाय द सेम डेफिनेशन अगर मैं लेंथ ऑफ नॉर्मल की बात करूं, सो टैंजेंट के केस में क्या हुआ, टैंजेंट ने जहां एक्स एक्सिस को कट किया, हमने P से लेके वहां तक का डिस्टेंस क्या बोला, लेंथ ऑफ टैंजेंट। तो सेम लॉजिक यहां भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस पॉइंट पे नॉर्मल एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो P पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो इस केस में मैं क्या बोल दूंगा, जो Pn है, दिस इज माय लेंथ ऑफ नॉर्मल। सो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, लेंथ ऑफ टैंजेंट इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P at which tangent is drawn to the point where the tangent meets x-axis, same with the same you can say length of normal. Now tangent normal चलो क्लियर था, डायरेक्टली दिख गया। अब आता है कि सब tangent और सब normal ये क्या होते हैं, ठीक है। सब मतलब इट इज नथिंग बट पार्ट ऑफ tangent, बट एग्जैक्टली कौन सा पार्ट, तो वो समझना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया। अब एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन, ठीक है। आपने फिजिक्स में शायद वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा शैडो। एक चीज समझते हैं, देखो सपोज करो ये जो लाइन है ये अप टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे मैंने ये मार्कर रखा, ये वाला अप टू इन्फिनिटी है बट ये वाला फिक्स सेगमेंट है लाइक दिस। तो अगर मैं इसके ऊपर एक लाइट सोर्स रखूंगा तो इसका शैडो कितना बनेगा, जितना इसका लेंथ है उतना ही शैडो बन जाएगा बेसिकली। अब अगर मैं इसको टिल्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से टिल्ट कर रहा हूँ, लाइट सोर्स मेरा अभी भी इसके ऊपर है, तो क्या बोलूं, धीरे धीरे इसका शैडो कम होता जाएगा। बिकॉज शैडो के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कितना पार्ट कवर हो रहा है। तो अब इतना पार्ट कवर होगा, शैडो कम, इतना पार्ट कम। जब ऐसे रख दूंगा तो इसका शैडो एक पॉइंट बन जाएगा बस खाली, ठीक है।
तो वही कॉन्सेप्ट लगता है अपने पास प्रोजेक्शन का। अगर मैं बोलूं कि ये जो लाइन टैंजेंट है जिसको हम बोलते थे लेंथ ऑफ टैंजेंट पीटी, इसका प्रोजेक्शन निकालना है ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एस। सो इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है ऊपर एक लाइट सोर्स रख दो, उस लाइट सोर्स से जो लाइट आएगा उससे जितना पार्ट कवर होगा, जितना इसका शैडो बनेगा, वो आपका होता है प्रोजेक्शन। तो देखो जब यहाँ से लाइट आएगा तो लास्ट लाइट रे यहाँ से आएगा और यहाँ पे आपको लाइट दिखाएगा इस पार्ट के आगे। सो ये जो पार्ट रहेगा ये पूरा आपका शैडो रहेगा। सिंपल सा लॉजिक। इस पार्ट का जब मैं प्रोजेक्शन देख रहा हूँ ऑन एक्स एक्सिस तो उसको हम बोलेंगे अपने पास सब टैंजेंट। फिजिक्स के लैंग्वेज में इसको आपने पढ़ा होगा कॉस कंपोनेंट, ठीक है। कॉस कंपोनेंट ही क्या होता है, अपना प्रोजेक्शन होता है। सो जब मैं इस टैंजेंट का प्रोजेक्शन निकालूंगा ऑन एक्स एक्सिस तो बोलूं ये बनेगा एस टी, ये पार्ट दिखेगा मुझे जिसको आप कॉस कंपोनेंट बोलते थे। तो यहाँ पे अपने को एक नया टर्म मिला जिसको मैं डिनोट करूंगा एस टी। ये हो जाएगा मेरा लेंथ ऑफ सब टैंजेंट। अब जैसे हम लोगों ने जिस कॉन्सेप्ट को यूज करके सब टैंजेंट को डिफाइन किया, सेम कॉन्सेप्ट से क्या डिफाइन करेंगे, सब नॉर्मल। ये पीएन क्या है, ये डिनोट कर रहा है नॉर्मल। नाउ नॉर्मल का कंपोनेंट ऑन एक्स एक्सिस तो ये आ जाएगा, कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट। ये एंगल अगर हम लेंगे तो यहाँ पे कॉस कंपोनेंट मतलब ये हो गया एसएन। तो जैसे एस टी को डिफाइन किया हम लोगों ने लेंथ ऑफ सब टैंजेंट, वैसे ही एसएन क्या हो जाएगा अपने पास, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये अपना आ जाएगा, ठीक है। अभी तो हमने क्या किया, सिर्फ समझा कि लेंथ ऑफ सब टैंजेंट क्या है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या है, या फिर लेंथ ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल क्या है। नाउ द नेक्स्ट बिग थिंग इज कि मुझे इनके वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। बिकॉज डायरेक्टली हम क्वेश्चन में फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, इनको डिराइव भी कर सकते हैं अगर फॉर्मूला नहीं पता तो। बट एक बार फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं ताकि अगर जिसको फॉर्मूला याद रहेगा वो डायरेक्टली यूज कर सकता है। अब इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता है। सबसे पहली चीज, जिस कर्व पे टैंजेंट या नॉर्मल निकालना है वो कर्व तो देना ही पड़ेगा, मतलब आपको कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पता होगा, ओके। नेक्स्ट, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है तो वो पॉइंट भी पता होना चाहिए, मतलब मुझे कहीं ना कहीं कर्व और ये पॉइंट इन दोनों के बारे में आइडिया होगा। अब एक सिंपल लॉजिक है, अगर मुझे कर्व दिया है, मुझे पॉइंट भी दिया है, तो क्या मैं टैंजेंट का स्लोप निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था कि जब हम बात करेंगे स्लोप ऑफ टैंजेंट का तो दैट इज नथिंग बट dy by dx at point P, which is for this case is x1, y1। ये होगा अपना स्लोप ऑफ टैंजेंट। अब थोड़ा सा मैं ज्योमेट्री को यूज करता हूँ। सपोज करो ये जो एंगल है, ये एंगल है मेरे पास थीटा। नाउ स्लोप को आपने डिफाइन कैसे किया था, स्लोप वाज नथिंग बट tan of angle of inclination of a line with positive x axis। ये आपका टैंजेंट है, ठीक है। इसका अगर मैंने x के साथ इंक्लिनेशन लिया थीटा तो क्या बोलूं, इसका स्लोप तो tan थीटा होगा। मतलब यहां से मुझे एक सिंपल चीज पता चलेगी कि जो मेरा tan थीटा है वो क्या होना चाहिए, दैट इज नथिंग बट dy by dx। एक चीज ध्यान रखो, जब भी अब मैं dy by dx लिखने वाला हूं, मतलब dy by dx वेरिएबल नहीं, एट दिस पॉइंट x1, y1, तो ये मेरा tan थीटा होगा। अब मैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हर एक चीज को डिफाइन करने वाला हूं, देखना कैसे। सॉरी, सबसे पहले बात करना है लेंथ ऑफ टैंजेंट का। लेंथ ऑफ टैंजेंट क्या था अपने पास, ये pt, यहां से यहां तक का लेंथ। अब एक चीज समझो, ये p पॉइंट है x1, y1। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या डिनोट करता है, कोऑर्डिनेट डिनोट करता है उस पॉइंट की पोजीशन, ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्सिस। तो अगर ये p पॉइंट x1, y1 है तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो हाइट होगा ये हाइट y1 होना चाहिए, और यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये x1 होना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है ये x1, बट मुझे इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे सिर्फ ये हाइट रिक्वायर्ड थी। क्यों, समझना। सबसे पहले मुझे निकालना है लेंथ ऑफ टैंजेंट। सो क्या मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर कर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल PTS। PTS आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको देखते हुए मैं इतना कमेंट कर सकता हूं कि इस ट्राइंगल में जब हम लोग सॉल्व करेंगे साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा अपने पास, साइन थीटा आएगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो यहां मैं लिख दूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब क्या हो गया PS, और PS तो अपना क्या था y1 था, अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हिच इज PT। मैंने ये ट्राइंगल क्यों लिया, बिकॉज मुझे PT सॉल्व करना है। PT तो अपना लेंथ ऑफ टैंजेंट था, तो PT का वैल्यू क्या आ जाएगा, PT का वैल्यू आएगा y1 अपॉन
साइन थीटा। अब आप बोलोगे सर ये साइन थीटा कहाँ से निकालेंगे? सिंपल सा लॉजिक, हमको टैन थीटा पता है ना बेटा, टैन थीटा अगर आइडिया है तो टैन की हेल्प से हम साइन निकाल सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग द ट्रायंगल। अगर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इस एंगल को मैंने थीटा बोला, तो अगर टैन थीटा है dy बाई डी एक्स, तो इसको अज्यूम कर लो dy बाई डी एक्स, ये हो गया अपने पास 1, तो ये साइड कितना आएगा? अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स दी होल स्क्वायर। अब इसी ट्रायंगल को वापस से ऑब्जर्व करो और देख के बताओ साइन थीटा कितना होगा? तो साइन होगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब फाइनली यहां से मुझे वैल्यू मिलेगा जो लेंथ ऑफ टैंजेंट है दैट शुड बी y1 अपॉन साइन थीटा, हमने क्या बोला? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब dy बाई डी एक्स दी होल रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स दी होल स्क्वायर। ये होना चाहिए अपने पास लेंथ ऑफ टैंजेंट। देखने में कॉम्प्लिकेट लगेगा बट लॉजिकली जाओ। सेकेंडली एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, मैंने dy बाई डी एक्स लिखा है बट ये वेरिएबल नहीं है। दिस डिनोट्स dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट बिकॉज कोई फिक्स वैल्यू होगा अपने पास dy बाई डी एक्स का। मे भी आपको देखने में शायद कॉम्प्लिकेट लग रहा हो, पर इसको ऐसा समझो, जब dy बाई डी एक्स को सॉल्व करोगे x1, y1 पे, तो वो एक नंबर आएगा। सपोज नंबर आया 3/4, तो आपको पीस इजी दिखेगा, tan थीटा 3/4, तो दिस बिकम्स 3, दिस बिकम्स 4, यहाँ पे 5 हो जाएगा, आपको सिंपल सा ट्रायंगल बनेगा, जो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे तो वहां पे क्लैरिटी आएगी। नाउ दिस वाज लेंथ ऑफ टैंजेंट। अब इसी तरीके से लेंथ ऑफ नॉर्मल पे कमेंट करना है। लेंथ ऑफ नॉर्मल मुझे यहाँ दिख रहा है, तो अब मैं इस ट्रायंगल को यूज करने का ट्राई करता हूँ। अब यहाँ समझना, दिस एंगल वाज थीटा, ये एंगल हो गया मेरे पास 90, तो ये बचा हुआ कितना हो गया? ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। नाउ अब इस ट्रायंगल के लिए वापस से मैं क्या यूज कर लूंगा? साइन ऑफ दिस एंगल शुड बी इक्वल टू y1 अपॉन pn। अब मैं ट्रायंगल कौन सा यूज करूंगा? PNS। पहले यूज किया था PTS, अब यूज करेंगे PNS। सो इन ट्रायंगल PNS, यहां मैं कमेंट करूंगा साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल टू, साइन को हम क्या लिखते थे? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y1 होल अपॉन pn। नाउ यहां से मुझे pn सॉल्व करना है। सेकेंडली आई नो कि sin 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा, सो यहां से लेंथ ऑफ नॉर्मल का जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा y1 अपॉन cos थीटा। नाउ इस ट्रायंगल को अगर वापस से ऑब्जर्व करूं तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? cos इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां से डायरेक्टली एक्सप्रेशन मिलेगा pn इज इक्वल टू y1 into under root of 1 plus dy by dx the whole square। ये मिलेगा अपने को लेंथ ऑफ नॉर्मल का एक्सप्रेशन। अब आपने अगर एक चीज ऑब्जर्व की होगी तो यहाँ पे आपको समझ गया होगा, जब आप देख रहे हो लेंथ ऑफ टैंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल दोनों का न्यूमरेटर सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? अपॉन में क्या आ गया? dy by dx। तो इसी एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से भी यूज करता हूं बहुत बार, dy by dx times length of tangent is nothing but length of normal। So this is also one of the expression जिसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे if required। ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया? डिराइव किया लेंथ ऑफ टैंजेंट को और लेंथ ऑफ नॉर्मल को। नाउ इसके बाद हम यूज करेंगे बाकी बचा हुआ पार्ट विच इज लेंथ ऑफ सब टैंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। नाउ रिगार्डिंग लेंथ ऑफ सब टैंजेंट, सब टैंजेंट क्या हो जाएगा? यहां से लेके यहां तक का लेंथ, सब नॉर्मल इज अगेन दिस लेंथ, तो वापस से मैं सेम ट्रायंगल यूज करूंगा, बट ये इतने टिपिकल नहीं होंगे, ये एक ही स्टेप में आंसर आ जाएंगे, समझना। सबसे पहले मैं यूज करने वाला हूं अगेन ट्रायंगल PTS। इन ट्रायंगल PTS जब लेंथ ऑफ सब टैंजेंट की बात करेंगे तो अब मैं क्या करूंगा? इसी ट्रायंगल में tan थीटा का कमेंट करूंगा। tan क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन बेस, और यू कैन से ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहां से आएगा tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट इज y1 अपॉन एडजेसेंट इज st। मुझे st पे कमेंट करना है तो st का वैल्यू आएगा y1 अपॉन tan थीटा, और tan थीटा का आपने क्या बोला था? dy by dx। तो ये ज्यादा टिपिकल नहीं होते, ये आपको इजीली एक ही स्टेप में मिल जाते हैं। सो दिस विल डिनोट लेंथ ऑफ सब टैंजेंट करस्पॉन्डिंग टू दिस कर्व, एंड सिमिलरली हम डिराइव करेंगे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इसके लिए मैं ये यूज कर लूंगा विच इज PNS। सो इन ट्रायंगल PNS यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे tan ऑफ दिस एंगल यूज करूंगा बिकॉज वो भी क्या होगा? y1 अपॉन SN। सो
tan ऑफ 90 माइनस थीटा, tan ऑफ 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा y1 अपॉन pn। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज नथिंग बट cot थीटा। pn को शिफ्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, pn इक्वल टू y1 अपॉन cot थीटा, और cot थीटा को मैं लिखूं 1 अपॉन tan थीटा। सो फाइनली मुझे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ठीक है, सॉरी इट विल नॉट बी pn, इट विल बी sn, हम लोग sn की बात कर रहे हैं ना, ये होगा अपने पास sn। सो यहाँ पे p की जगह s लिख देते हैं sn, बिकॉज pn तो लेंथ ऑफ नॉर्मल था। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल ये मुझे मिलेगा y1 इंटू dy बाय dx। सो ये होगा अपना लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का रिलेशन, ठीक है। मैंने इसकी हेल्प से चारों फॉर्मूले डिराइव किए। जनरली देखो होता क्या है समझना, डेरिवेशन मैंने आपको इसलिए बताया बिकॉज मेरे साथ तो ऐसा हमेशा होता है कि मुझे ये चीजें याद रहती नहीं है, ठीक है, तो मैं एक स्टेप लगता है। अभी आपको दिख रहा होगा मैंने बहुत टाइम लिया डिराइव करने के लिए, बट जब एक बार मुझे प्रॉपर्टी सब पता है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगा, थीटा लेके इसको फट से डिराइव कर लूंगा। आई नो कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट डिराइव होगा इस ट्रायंगल से, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल फ्रॉम दिस ट्रायंगल, या लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम दिस ट्रायंगल, सब टेंजेंट फ्रॉम दिस, सब नॉर्मल फ्रॉम दिस। तो एक स्टेप में जो रिक्वायर्ड है मैं उतने पार्ट को डिराइव कर लेता हूँ। सेकेंडली एक चीज और कि ये तो इजीली याद हो जाते हैं, यहाँ मिस्टेक नहीं होता, उस पार्ट में केयरफुल रहना होता है इसका, ठीक है। सो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से इसलिए दिए कि इफ पॉसिबल अगर डायरेक्ट फॉर्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन में हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे, अदरवाइज वी कैन डिराइव दीज फॉर्म्स आल्सो। जैसे यहाँ पे रिलेशन था अपने पास कि dy by dx टाइम्स लेंथ ऑफ टैंजेंट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नॉर्मल, वैसे ही यहाँ भी एक रिलेशन मिलेगा, समझना। इसमें लिखा है y1 अपॉन dy by dx, इसमें लिखा है y1 इंटू dy by dx। अगर मैं लेंथ ऑफ सब टैंजेंट और सब नॉर्मल दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे एक और रिलेशन मिलता है, दैट रिलेशन इज लेंथ ऑफ सब टैंजेंट इनटू लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू y1 स्क्वायर। जिस पॉइंट पे आप सॉल्व कर रहे थे हमेशा लेंथ ऑफ सब टैंजेंट इनटू लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इक्वल टू होता है उस पॉइंट के ऑर्डिनेट का स्क्वायर। बहुत बार ये चीज यूज हो जाती है डायरेक्टली, तो बी केयरफुल, इसको भी आप यूज कर सकते हो, या कभी कभी इसको रेशो के फॉर्म में भी यूज कर लेते हैं। जब रेशो के फॉर्म में यूज करोगे तो क्या होगा, y1 से y1 कैंसिल हो जाएगा और फाइनली ये बनेगा dy by dx का होल स्क्वायर या फिर 1 अपॉन dy by dx का होल स्क्वायर। दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप st अपॉन sn सॉल्व कर रहे हो या फिर sn अपॉन st। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कांसेप्ट व्हिच सेज लेंथ ऑफ टैंजेंट, नॉर्मल, सब टैंजेंट एंड सब नॉर्मल कैसे निकालते हैं। Now we'll see some of the examples based upon this concept कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। Okay, now a question देखते हैं based on this part. The question says, show that for the curve by square equal to x plus a whole cube, the square of subtangent varies as the subnormal. Simple सा एक चीज समझो, हमको प्रूफ क्या करना है, पहले क्वेश्चन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर दिस कर्व, जो भी कर्व है अपने पास, इस कर्व के लिए वी नीड टू प्रूव कि स्क्वायर ऑफ सब टैंजेंट वेरीज एज सब नॉर्मल। मतलब सिंपल सा st स्क्वायर जो है वो sn के प्रोपोर्शन होना चाहिए, सिंपल सा। इसका मतलब ये हुआ स्क्वायर ऑफ सब टैंजेंट वेरीज एज सब नॉर्मल, तो मुझे कहीं ना कहीं प्रूफ करना है कि st स्क्वायर जो है वो sn के प्रोपोर्शन है। इस चीज को अपने को प्रूफ करना है। नाउ स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशन को ऑब्जर्व करता हूं, तो वी नो कि भले ही कोई भी लेंथ हो, लेंथ ऑफ टैंजेंट हो, लेंथ ऑफ नॉर्मल हो, लेंथ ऑफ सब टैंजेंट हो या सब नॉर्मल हो, लाइक इन दिस केस इट वाज सब टैंजेंट एंड सब नॉर्मल, सभी के लिए मुझे dy by dx निकालना पड़ेगा, ठीक है, जिस दैट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टैंजेंट या स्लोप ऑफ लाइन। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, b और a तो कांस्टेंट है, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये कितना बनेगा, 2by dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा थ्राइस ऑफ x प्लस a द होल स्क्वायर। इसी वैल्यू को आई कैन रीअरेंज एज dy by dx इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ x प्लस a होल स्क्वायर बाय 2by। ये होगा अपने पास dy by dx का वैल्यू। नाउ अब एक चीज समझना, यहाँ पे क्योंकि पॉइंट तो अपने को दिया नहीं था, तो डेफिनेटली जो हम प्रूफ कर रहे हैं ये मुझे जनरलाइज करना है।
द रीजन बीइंग कि मुझे ये कहीं नहीं बोला कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रूफ करो, मुझे बोला है कि कहीं भी हो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का स्क्वायर हमेशा सब नॉर्मल के रेशियो में वेरी करना चाहिए। सो ये जो अपने को प्रूफ करना है ये जनरलाइज या जनरल प्रूफ करना है, इसीलिए मैं dy बाई dx का यही वैल्यू लेके सॉल्व करूंगा। हमने क्या समझा था डेरिवेशन के टाइम कि मुझे dy बाई dx का वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा, पर जब वो तब मिलेगा जब मुझे यूनिक टैंजेंट या यूनिक नॉर्मल को सॉल्व करना होगा। यहाँ मुझे जनरलाइज आंसर निकालना है, तो इसीलिए अपन ये वेरिएबल के फॉर्म में लेके चलेंगे। नाउ अब वैल्यूज पे कमेंट करते हैं। एस टी लेंथ ऑफ सब टैंजेंट का फॉर्मूला क्या था, हमने अभी डिराइव किया, दैट वाज y1 अपॉन dy बाय dx। अब ये जो y1 है ये क्या डिनोट करता था, y1 डिनोट करता था जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं उसका y कोऑर्डिनेट। तो अगर मैंने यहाँ पे x और y लिखा हुआ है मतलब y कोऑर्डिनेट हो गया y, x कोऑर्डिनेट हो गया x। सो y1 की प्लेस पे मैं पुट करूंगा y होल अपॉन dy by dx which is nothing but thrice of x plus a the whole square, thrice of x plus a the whole square upon में 2by। तो ये 2by ऊपर हो जाएगा, मतलब ये कैसा दिखेगा 2by स्क्वायर। ये आएगा अपने पास लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। जब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का, तो इसका फॉर्मूला था y1 इंटू dy बाई dx, मतलब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। अगेन y की प्लेस पे तो y आ जाएगा, सो ये हो जाएगा y इंटू dy बाई dx इज थ्राइस ऑफ x प्लस a का होल स्क्वायर अपॉन 2by। सो थ्राइस ऑफ x प्लस a the whole square upon 2by। यहाँ पे हो गया अपने पास y से y कैंसिल। सो फाइनली जो Sn का वैल्यू है ये अपने को दिखेगा थ्राइस ऑफ x प्लस a होल स्क्वायर अपॉन 2b। अब यहाँ पे एक चीज समझना, अगर डायरेक्टली ऑब्जर्व करोगे तो मे भी मिस्टेक कर सकते हो। अब मैं क्या करने वाला हूँ देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि Sn के एक्सप्रेशन के अंदर x प्लस a लिखा हुआ है और कांस्टेंट है, बट St में y भी है और x प्लस a भी है। तो मैं क्या करूंगा वापस से, क्या यहाँ से by स्क्वायर का वैल्यू लिख सकता हूँ, बिकॉज आई नो कि by स्क्वायर इक्वल टू क्या है x प्लस a का होल क्यूब, और आपने जो x और y लिखा है वो दोनों के दोनों जो भी पॉइंट है वो कर्व के ऊपर ही लाई करेगा। तो अगेन आई कैन रिप्लेस by स्क्वायर बाय x प्लस a का होल क्यूब, जिससे मुझे st का नया एक्सप्रेशन मिलेगा। मुझे st का एक्सप्रेशन क्या मिलेगा समझना, मैं by स्क्वायर को लिखूंगा x प्लस a का होल क्यूब, तो x प्लस a का होल क्यूब अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर बचेगा क्या x प्लस a। तो ये होगा 2/3 टाइम्स ऑफ x प्लस a। अब आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो दोनों ही केस में वेरिएबल अपने पास सेम हो गया, बिकॉज 3/2b बोलो या फिर 2/3 बोलो ये सब कुछ कांस्टेंट है। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है x प्लस a का होल स्क्वायर टाइम्स, और लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है x प्लस a स्क्वायर। तो अगर मैं st का स्क्वायर करूंगा तो बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या आ जाएगा x प्लस a का स्क्वायर, जिससे ये दोनों सेम हो जाएंगे, सेम इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल, सिर्फ एक्स्ट्रा क्या बचेगा कांस्टेंट। तो इसीलिए आई कैन से कि अपना जो st स्क्वायर है वो डायरेक्टली Sn के प्रोपोर्शन है, बिकॉज इसको आप लिख सकते हो st स्क्वायर जो होगा वो k टाइम्स ऑफ Sn होगा, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंस रहेगा, बाकी सब कुछ तो सेम हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू किसी के k टाइम्स है तो राइटली हम बोलते थे प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे वही चीज है, st स्क्वायर हमेशा क्या होगा Sn के प्रोपोर्शन, मतलब स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सब नॉर्मल, सॉरी विल ऑलवेज बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। जैसे जैसे सब नॉर्मल बढ़ाओगे आपका सब टेंजेंट स्क्वायर के रेट पे बढ़ेगा बेसिकली। सो यही कंडीशन हमको प्रूव करना था। सो अगेन मैंने डायरेक्टली फॉर्मूले यूज कर लिए बिकॉज मुझे फॉर्मूले याद थे। अगेन अगर आपके पास यहाँ पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वाज कि आपको ये चीज को क्रैक करना था कि क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है, बिकॉज जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमको क्वेश्चन क्लिक नहीं करता। ये क्वेश्चन तो शो करने वाला था, पर अगर इसको सब्जेक्टिव में देना हो तो किस तरीके से देंगे, सब्जेक्टिव में क्या करेगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव में सीधे क्या करेगा, यहाँ पे आपके पास कर्व का इक्वेशन देगा एंड देन आपको बोलेगा कि ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिएगा विद रिस्पेक्ट टू सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। सिंपल सा, इस टाइप का क्वेश्चन आ भी चुका है ऑलरेडी। वो क्वेश्चन किस टाइप में था, किस फॉर्म में था, एक कर्व का इक्वेशन दिया था सिमिलर टू दिस, और ऑप्शन थे कि st और Sn को रिलेट करना था। रिलेट उसने कैसे किया था, st इज प्रोपोर्शनल टू Sn, मतलब दोनों सेम रेट पे बढ़ रहे हैं। st इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Sn, मतलब 1/Sn हो गया। st is proportional to Sn square, like इस टाइप का एक्सप्रेशन, और st is inversely proportional to Sn square, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसी एक्सप्रेशन को हमको कमेंट करना था, मतलब
मतलब मुझे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल को रिलेट करना था। एक चीज और, कभी कभी हम लोगों को लेंथ ऑफ सब टेंजेंट सब नॉर्मल की जगह टेंजेंट और नॉर्मल मिलेगा तो हम करस्पॉन्डिंग उनके फॉर्मूले यूज करेंगे। जनरल केस में वी गेट सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल बिकॉज इनके फॉर्मूले थोड़े इजी होते हैं तो एक्सप्रेशन इजी बनते हैं बेसिकली। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ आपने को बोला गया था शो दैट एट एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला xy इक्वल टू c स्क्वायर द सबटेंजेंट वेरीज एज द एब्सिसा एंड सबनॉर्मल वेरीज एज द क्यूब ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। ठीक है, बेसिकली एब्सिसा का मतलब क्या था, x कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब था y कोऑर्डिनेट। सो अगेन पहले मैं क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझ लेता हूँ। तो मुझे प्रूफ करना है कि जो सब टेंजेंट है इट वेरीज एज एब्सिसा, तो कहीं ना कहीं ST शुड बी प्रोपोर्शनल टू x, ये फर्स्ट कंडीशन प्रूव करना है। सेकेंडली सब नॉर्मल वेरीज एज द क्यूब ऑफ ऑर्डिनेट, सो SN शुड बी प्रोपोर्शनल टू y क्यूब। एक चीज और समझना, यहाँ पे बोला गया था एट एनी पॉइंट, मतलब मुझे पॉइंट को अज्यूम करना पड़ेगा। सो आई अज्यूम द पॉइंट टू बी x1, y1 और जो रिलेशन मुझे प्रूव करना है वो xy ना होके x1 और y1 के रिस्पेक्ट में प्रूफ करना रहेगा। ठीक है, सो ये तो हो गई अपनी कंडीशन जो हमको प्रूफ करनी है। नाउ स्टार्टिंग विद द एक्सप्रेशन, सबसे पहले बात करते हैं सब टेंजेंट का। तो अपने पास सब टेंजेंट का फॉर्मूला क्या था, इट वाज y1 अपॉन dy by dx। नेक्स्ट अपने पास सब नॉर्मल का फॉर्मूला था y1 इंटू dy by dx। दोनों ही केसेस को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे सॉल्व करना पड़ेगा dy by dx का वैल्यू। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो अपना एक्सप्रेशन है xy इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ दी साइड्स। क्या मिलेगा, x इंटू dy by dx, यहाँ अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल, प्लस y, x का डिफरेंशिएशन तो 1 इक्वल टू सी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0। सो इसको रीअरेंज करने पे मिलेगा dy by dx इक्वल टू माइनस y अपॉन x। हमको निकालना है स्पेसिफिकली एट विच पॉइंट, x1, y1। तो अगर मैं लिखूंगा dy by dx at point P which is nothing but x1, y1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस y1 अपॉन x1। ये हुआ अपना dy by dx का वैल्यू। अब इस वैल्यू को मैं यूज करूंगा सब टेंजेंट और सब नॉर्मल में टू गेट द रिजल्ट। तो सब टेंजेंट क्या मिलेगा, सब टेंजेंट मिलेगा y1 अपॉन dy by dx कितना आया है माइनस y1 अपॉन x, माइनस y1 अपॉन x1। सो y1 से y1 कैंसिल, मतलब ST आ रहा है इक्वल टू माइनस x1। ओके, नेक्स्ट इज SN विच इज सब नॉर्मल। जब सब नॉर्मल को डिस्कस करेंगे तो ये हो जाएगा y1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा dy by dx, मतलब माइनस ऑफ y1 अपॉन x1। सो SN हो गया अपने पास y1 स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन होल अपॉन x1। अब यहाँ पे मुझे प्रूफ करना था कि जो ST है वो x1 के प्रोपोर्शनल है, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है बिकॉज ST इक्वल टू माइनस x1, तो वो x1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया अपने पास। x1 को बढ़ाओगे ST पे सेम इम्पैक्ट होगा। सिमिलरली जब हम बात करते हैं SN, तो SN शुड बी प्रोपोर्शनल टू y1 क्यूब, पर यहाँ पे ऐसा नहीं आया। अब एक चीज समझना, जब आपको इस टाइप से एक्सप्रेशन मिले जहाँ पे आपको y1 क्यूब चाहिए था बट आपको क्वेश्चन में y1 और x1 दोनों मिल रहा है, तो द अल्टीमेट एम इज हमको इस x1 को एलिमिनेट करना है। What about this point P? ये point P क्या डिनोट कर रहा है, तो this is the point lying on the curve जिस पे हम सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं। अगर ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर लाई करता है तो ऑब्वियसली दिस पॉइंट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ कर्व। तो मुझे क्या बोलना चाहिए, x1 इंटू y1 ये इक्वल टू क्या होना चाहिए c स्क्वायर, मतलब यहाँ से आई कैन कमेंट x1 इक्वल टू c स्क्वायर अपॉन y1, ये बनेगी अपनी कंडीशन। नाउ अब अगर x1 इक्वल टू सी स्क्वायर बाय y1 है तो यहाँ पुट कर देता हूँ। सो मुझे SN का नया रिजल्ट क्या मिलेगा, दिस शुड बी माइनस ऑफ y1 क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। समझे कैसे, बिकॉज x1 था सी स्क्वायर अपॉन y1, तो सी स्क्वायर अपॉन में जो अपॉन का y1 था वो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ गया माइनस y1 क्यूब, मतलब SN का एक्सप्रेशन मिलेगा माइनस y1 क्यूब अपॉन सी स्क्वायर। सो दिस वाज द नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो हमको प्रूफ करना था। मतलब इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपको डायरेक्ट आंसर मिले, अगर इनडायरेक्टली मिला है तो आपको उसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए एक ही ऑप्शन है कि जो भी कर्व दिया होगा उसमें आपका पॉइंट सेटिस्फाई करना चाहिए और उसको लेके आप क्वेश्चन को रीअरेंज करो। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो इसके पहले वाला एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल दोनों तकरीबन सिमिलर थे एज कम्पेयर टू, यू कैन से आपको प्रूव करना था
प्रोपोर्शनल वाला चीज, बट दोनों में एक खास बात थी कि डायरेक्टली आंसर ना हो के मुझे वापस से एक बार कर्व को यूज करना पड़ा टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ आंसर। और यही इस पार्ट का खास बात है समझना, जब भी आप लेंथ ऑफ सब टैंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल या फिर लेंथ ऑफ टैंजेंट और नॉर्मल पे कमेंट करोगे तो इन सर्टेन केसेस यू नीड टू अगेन रीयूज दिस इक्वेशन with your given point या with your assumed point which is x1, y1, because इसकी हेल्प से वो इक्वेशन वापस से फर्दर सिंप्लीफाई होके आपके आंसर को और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आएगी। अभी यहाँ पे क्या था, जो अपना Sn आया था पहले वो x और y दोनों के फॉर्म में आया था, मैंने उसको अगेन इस इक्वेशन को यूज किया एंड अब इस फॉर्म में कन्वर्ट किया कि वो सिर्फ y आ गया, जो c है वो तो क्या है अपने पास कांस्टेंट।